मेरी पैदाइश एक आइलैंड पर हुई थी जहाँ सिर्फ एक ही रूल चलता था। वो रूल जिसे कभी कोई बोलता नहीं था पर सबका चेहरों पर दिखता था। लोग कैसे चुप रह लेते हैं, कैसे उनकी आंखें समुंदर के एक खास हिस्से में अवॉइड करती थी। हमें कभी भी उस दूसरे आइलैंड के बारे में बात नहीं करनी थी। वो आइलैंड ईस्ट की तरफ था, हमारे किनारे से आधा माइल दूर। उसको मिस करना इम्पॉसिबल था। आप हमारी साइड से किसी भी जगह से उसको देख सकते थे। डॉक के आगे से, पहाड़ों के ऊपर से, क्लिफ्स से जहाँ बकरियां चर रही होती है। वो हमेशा यहीं रहता था, स्टैटिक, कभी चैन नहीं होता था। एक जमीन का टुकड़ा इतना पास कि आप 1 घंटे से भी कम समय में बोट से जा सकते थे, पर कोई जाता नहीं था। मुझे याद नहीं है कि किसी भी बड़े ने उसका नाम कभी लिया हो, एक बार भी नहीं। अगर गलती से भी आप उसके बारे में कुछ बोल देते तो तुरंत कोई ना कोई आपको चुप करा देता। गुस्से से नहीं, बस फर्मली, जैसे मोमबत्ती की लौ बुझा दी हो। एक बार जब मैं छोटा था, शायद 7-8 साल का, मैंने पानी के उस पार पॉइंट करके मॉम से पूछा, वहाँ कोई रहता है क्या? उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गई, जैसे मैंने कोई बहुत ही मुश्किल या एम्बैरेसिंग सवाल पूछ लिया हो। वो वाली खामोशी। एक और बार मैंने ग्रैंडफादर से पूछा कि वो कभी वहाँ गए हैं। वो सैड के पास मछली साफ कर रहे थे। वो 1 सेकंड के लिए रुके और फिर बोला नहीं, और ऐड किया, इसके बारे में दोबारा कभी मत पूछना। और बात ख़त्म। वो आइलैंड इस तरह फॉरबिडन नहीं था जैसे डेंजरस चीज़ें होती थी, या ज़्यादा गहरा था जैसे वो आइलैंड खुद ही नहीं चाहता था कि उसके बारे में कोई बात करे, और यहाँ के लोग उस बात से एग्री हो गए थे। हमारा आइलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर आप बिना रुके चलो तो कुछ घंटों में पार हो सकते थे। वेस्ट बे के पास एक छोटा विलेज था। स्टोन पाथ्स थे, लकड़ी के हाउसेस और एक छोटा सा चर्च जहाँ संडे को मार्केट लगती थी। थोड़े फार्म थे, एक फिशिंग डॉक और एक पुराना वॉच टावर जो अब भी यूज़ नहीं करता था। यह जगह शांत थी, स्टेडी, ऐसी जगह जहाँ दरवाज़ा एक ही जगह से क्रैक करता था और आप सिर्फ खांसी की एक आवाज़ सुनकर बता सकते थे कि कौन आपके पास से गुजरा है। रेड बोट वीक में 1 बार आती थी, दोपहर से ठीक पहले। हमें कभी नहीं पता चलता था कि वो कहाँ से आती है। हमेशा धुंध या मिर्च से बाहर निकलती थी। वो आते नमक, तेल, आयरन टूल्स से आदि चीज़ लेके आते थे, चिट्ठियाँ भी, पर मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं मिली। वो मछलियाँ के बैरल्स और सब्जी के बॉक्सेस लेके जाती थी। कोई भी इंसान उसके साथ कभी नहीं जाते थे, सिर्फ वो ट्रेडर्स ही उस बोट पर वापस जाते थे। हम एक बैंड लूप थे। हम अपनी बाउंड्रीज जानकर बड़े हुए थे। समुद्र, जंगल, क्लिप्स और सबसे परे वो दूसरा आइलैंड हमेशा दिखता रहता था और हमेशा इग्नोर किया जाता था। हम टोटल 5 लड़के थे जो उसे शांत नहीं छोड़ सकते थे। मैं, जॉन, सैम, अली और नेथन। हम बाकी बच्चों की तरह नहीं थे। बहुत एनर्जी, बहुत कम डर। हम ब्रश के बीच नंगे पांव भागते, लकड़ी से गुलेल बनाते, एक दूसरे को डेयर करते, गर्मियों में सोल्जर बनने का नाटक करते और ठंडी रातों में भूत से ना डरने का। हम चोरी करते थे, पर कुछ खास नहीं। सेब, मोमबत्ती, एक बार वाइन की बोतल जो हमें पसंद भी नहीं आई थी। बस शोर मचाने वाले रेस्टलेस लड़के थे। जॉन सबसे बड़ा था, लंबा, और उसके शोल्डर भी अभी से चौड़े होने लगे थे। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता था तो लोग उन्हें सुनते थे। सैम सबसे तेज था, हमेशा पहले चढ़ने वाला, पहले भागने वाला। एली सबसे शांत और केयरफुल था और हमेशा वही पूछता था अगर ऐसा हुआ तो। जब हम कोई गड़बड़ी करने वाले होते थे तो नीथन चालाक था, कभी कभी बहुत ज़्यादा। वो ऐसी झूठ बोलता था कि वो सच्ची लगती थी। और फिर मुझे नहीं पता था कि उस ग्रुप में मैं क्या था। शायद मैं वो था जिसे याद रहा, वो जिसे सबसे लंबे टाइम तक कैरी करना पड़ा। हम कभी ज़ोर से नहीं बोलते थे, पर हम पांचों वो आइलैंड को देखते थे, साउथर्न क्लिप की छतों से, ओपरी फील्ड से जब हवा चल रही होती थी, किनारे से जब हमें मछली पकड़नी होती थी, पर हम
होराइजन को घूम रहे होते थे। हम सिर्फ तब बात करते थे जब पक्का होता था कि कोई सुन नहीं रहा। शायद वो कोई खंडर होगा, एली ने एक बार कहा। जैसे लोग वहाँ रहते थे पर कुछ हो गया। सैम ने आवाज़ निकाली। क्या? जैसे भूत? शायद वहीं से वो ट्रेडर आते थे, मैंने बोला। वो कभी बताता नहीं। जॉन कुछ नहीं बोला, बस एक दौर तक देखता रहा। हम अक्सर इस बारे में बात नहीं करते थे, और जब करते थे तो आधे मजाक के टोन में, जैसे बच्चे उस चीज़ को कितना आगे पुश कर सकते थे बिना उस रियल बनाए। पर धीरे धीरे वो आइडिया बैठना शुरू हो गया, हमारी ज़ुबान में नहीं पर रग रग में। जैसे वो हमेशा से वही इंतज़ार कर रहा था। तब हमने प्लान नहीं किया था, पर मुझे लगता है कि हम जानते थे कि हम जाएंगे। जॉन ने सबसे पहले बोला। हम स्टोर हाउस के पीछे थे, पांचों एक टूटी हुई क्राफ्ट पर बैठे थे, अपने किचन से चुराए हुए टुकड़ों को खा रहे थे। नमकीन मछली, सख्त डबल रोटी, आधे सड़े हुए सेब, जो अभी भी इतने मीठे थे कि चोरी करना वर्थ था। ऐसा खाना जिसका टेस्ट और अच्छा लगता था क्योंकि वो हमने मिला नहीं था। उसने गला साफ नहीं किया और बिल्डअप नहीं दिया। उसने बस कहा, मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए, जैसे वो अपने आप से बात कर रहा हो। किसी ने नहीं पूछा कहाँ, हम सब जानते थे। वो खामोशी, जैसे किसी ने एक दूसरे को नहीं देखा, जैसे हम चबाते रहें, जैसे शब्द लैंड नहीं हो रहे थे। वही आर्ग्यूमेंट था। सैम ने सेब का बीज थूक दिया। कल। जॉन ने तब भी ऊपर नहीं देखा। 2 सुबह बाद, सूरज निकलने से पहले। नीथन ने सिर हिला दिया। एली ने अपने हाथ पैंट पर पोंछे। मैं कुछ नहीं बोला, पर मैं ऑलरेडी जवेर के बारे में सोच रहा था। हम 2 सुबह बाद मिले, सूरज निकलने से ठीक पहले। ऐसी धीमी शांत रोशनी में जो ऐसा महसूस करवाती है जैसे दुनिया अभी शुरू नहीं हुई है। चांद अभी भी दिख रहा था, आसमान में लटकता हुआ, ऐसे उसने अभी भी जाने का मन नहीं बनाया हो। जमीन रात की हवा से गिली थी और हमारे आसपास हर चीज में समुंदर की एक हल्की सी स्मेल थी। तेजी नहीं, जैसे हवा और नमक की होती है। बांसी, जैसे पुरानी रस्सियाँ और बेट बकेट का अंदर की स्मेल। हम ज़्यादा कुछ नहीं लाए थे। 2 फ्लेक्स पानी, ब्रेड जो कपड़े में लपेटी हुई थी, कुछ रस्सी, एक पॉकेट नाइफ जिसे हम में से कोई ठीक से यूज़ नहीं कर सकता था। एली अपने फादर का कंपास लाया। उसका फेस टूटा हुआ था और नीडल हमेशा घूमती रहती थी, तब भी जब आप उसे सीधा पकड़ते थे। पर वो फिर भी लाया। सैम एक हथौड़ा लाया, पता नहीं क्यों, उसने कभी बताया नहीं। जॉन ने डॉग से बिल्कुल आखिरी छोर से स्क्लिप निकाली जहां न्यूज़ बोर्ड रखी जाती है। वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी, पर पानी पे आराम से तैर रही थी और हमें बस उतना ही काफ़ी था। जब हमने उसे पानी में धक्का दिया तो क्रैक की आवाज़ आई और हमें 1 सेकंड के लिए लगा कि आवाज़ दूर तक जाएगी और किसी को उठा देगी। पर गांव अंधेरे में चुप रहा। कोई लाइट नहीं, कोई फुटस्टेप नहीं, बस पानी की हल्की से हिस और हुल पर औरस की टंप की आवाज़। हम अंदर चढ़ गए। जॉन और नीथन ने औरस संभाली, बिना बोले एक रिदम सेट किया। बाकी हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी पीठ किनारे की तरफ थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पानी जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ठंडा था। फ्रीजिंग नहीं, पर डीप कोल्ड, जैसा वो किसी चीज़ के नीचे से आ रहा हो। हवा ज़्यादा नहीं थी, बस एक हल्की सी ब्रेज जो स्लो इनरेगुलर पल्स में चल रही थी। वो समुद्र की सरफेस को टच कर रही थी। मैंने आसमान से आती रोशनी को औरस के नीचे से रिपल और गायब होते देखा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आइलैंड की शक्ल दिखने लगी, धीरे धीरे, जैसे वो धुंध में से बाहर निकल रहा हो, जिसे हमने कभी नोटिस ही नहीं किया था। मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी देखा था, पर सिर्फ किनारे से। अब पानी से वो अलग लग रहा था, बड़ा, भारी। पेड़ों ने आसमान के खिलाफ एक जगह सिलोटे बना रखी थी और उनके पीछे की पहाड़ियाँ ऐसी लग रही थी जैसे सोते हुए जानवर को हलचल कर रही हों। हम जितना पास गए वो उतना ही फेमिलियर महसूस हुआ। कोस्टलाइन की शक्ल, जमीन का ढलान, ऐसा था जैसे एक मेमोरी की तरह रोविंग कर रहा हो।
जिसे आप पूरी तरफ से प्लेस नहीं कर सकते जब तक आप उसे अंदर नहीं होते। एक मोमेंट आया, शायद आधे रास्ते में, जहां मैंने पीछे मुड़कर देखा और अपने आइलैंड को धुंध में गायब होते देखा। एक लो फॉग तेजी से आगे बढ़ रहा था, पानी के ऊपर कर्लिंग कर रहा था जैसे ग्लास से धुंध निकल रहा हो। बीच, घर, यहाँ तक कि पेड़ भी गायब, बस एक सॉफ्ट ग्रे समीर हमारे पीछे। वो जितना दूर दिखना चाहिए था उससे ज़्यादा दूर लग रहा था। फिंच, सैम ने कहा, और उसने बहुत शांति से कहा, जैसे डर नहीं फैलाना चाहता हो। हम सब ने देखा, बोट के बिल्कुल राइट साइड पर कुछ पानी के नीचे से फिसल गया, लंबा, स्मूथ, बिना आवाज़ के गुजर गया। फिर एक और एक और, 4, शायद 5, बिल्कुल पानी के लाइन के नीचे चक्कर लगा रहे थे, बिल्कुल धीमे आर्क में। मैंने उनके सेब को पूरी तरह से नहीं देखा, पर वो ऐसे चल रहे थे जैसे उनको कोई मकसद हो। शार्क्स, जॉन ने धीमे से कहा। ब्लैक टिप्स, आई थिंक। एली आगे झुका। तुम्हें कैसे पता? जॉन ने आंसर नहीं दिया, उसने बस तेजी से रोइंग शुरू कर दी, और नेथन ने भी। दोनों ने एक शब्द नहीं कहा, पर क्लिप पर पुल के साथ ज़्यादा जोर से आगे बढ़ने लगी। सैम ने अपने बैग में हथौड़े के लिए हाथ बढ़ाया और उसे ऐसा पकड़ा जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हो। बोट स्ट्रोक की ताकत से हिलने लगी, पानी उछला, नाक टेढ़ा हो गया। मैंने शांत रहने की कोशिश की, पर मेरे आसपास की हवा पतली हो गई थी और मेरी बॉडी की हर मसल उस चीज़ के लिए तैयार हो रही थी जिसे मैं देख नहीं सकता था। आइलैंड अब पास था, इतना पास कि रॉक लाइन साफ दिख रही थी। कोई डॉक नहीं, कोई पाथ नहीं, बस एक टूटा फूटा किनारा और घनी ब्रश जो लगभग पानी तक आई थी। एक टेढ़ा पेड़ जो पानी के ऊपर झुका हुआ था, एक पतले बीच के पास जो खड़े होने के लिए मुश्किल से काफ़ी था। वो बिल्कुल अनटच लग रहा था, अनइनवाइटिंग। फिर वो टक्कर हुई, एक सॉफ्ट थर्ड, उसके बाद एक झटका जिसने क्लिफ को हिला दिया, जैसे हम पानी के नीचे किसी चीज़ से टकरा गए हों। रिफ, जॉन जोर से बोला। बोट जोर से एक साइड फिर दूसरी साइड झुकी। सेंटर बेंच के नीचे से एक क्रैक से पानी अंदर आने लगा, ठंडा तेज बढ़ता हुआ। कोई भारी चीज बोट से टकराई, शायद हथौड़ा। 1 सेकंड बाद बैग्स में से एक फट गया और बेंच पर फैल गया। ब्रेड, रस्सी, नाइफ सब नीचे की साइड फिसल रहा था। बाहर, किसी ने चिल्लाया। हमने आर्ग्यू नहीं किया, हम निकल गए। क्लिफ हमारे नीचे पहले ही डूब रही थी, एक साइड बहुत ज़्यादा झुकी थी। मैंने बेंच से किक मारी और पानी में कूद गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कूद रहा था या गिर रहा था। पानी ने गले तक निगल लिया। ठंड ने पंच की तरह मेरा और मेरी सांस सीने में रुक गई। मेरे पीछे छाती हाँपना, हाथ पैर पानी में गिरना, मैं सब सुन सकता था, पर पीछे नहीं देखा। करंट ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लड़ाई की। मेरे हाथ ढीले थे, मेरे पैर जितने भारी होने चाहिए थे उससे ज़्यादा थे। मैंने किनारे की तरफ किक मारी, हर सांस हल्की और जलने वाली थी। कुछ मेरे पैर को छुआ, इतना तेज कि रजिस्टर नहीं हुआ और इतना सॉफ्ट कि लकड़ी नहीं हो सकता था। मैं रुका नहीं। फासला 30 यार्ड से ज़्यादा नहीं होगा, पर ऐसा लग रहा था जैसे कांच में तैर रहा हूँ। वो कांच जो आपको ऊपर आने की बजाय नीचे खींचता है। जब आखिर में उंगलियों ने चट्टानों को छुआ तो मैंने अपने आप को इतनी तेज़ी से आगे खींचा कि दोनों एल्बो छिल गई। मुझे परवाह नहीं थी, बस बाहर आना चाहता था। एक एक करके बाकी सब मेरे पीछे गिर पड़े, रेंगते हुए, घसीटते हुए, समुंदर का पानी खांसते हुए। क्लिप पहले ही गायब थी, यह तो रीफ ने निगल लिया था या आधी डूबी हुई बूंद में बाहर चली गई थी। हम में से किसी के पास हमारा बैग नहीं था, ना कंपस, ना खाना, ना नाइफ। हथौड़ा शायद अब समुंदर के बॉटम पर था। हर चीज़ जो हमने पैक की थी गायब थी। हम वहाँ खड़े थे, कांप रहे थे। हम गीले टपकते हुए सांस ले रहे थे। एक एक करके हमने एक दूसरे को देखा, काउंट कर रहे थे। हम 5, कोई मिसिंग नहीं, कोई जख्मी नहीं, कम से कम ज़्यादा तो नहीं। फिर हमने आसपास देखा। कुछ सेकंड ऐसा लगा जैसे
पहले किसी ने कुछ बोला, ये वही वाली जगह है। सैम ने इस बार धीरे से कहा, ये वही बीच है। यह लगभग वैसा ही दिखता था, वही टेढ़ा पेड़ जो पानी के ऊपर झुका हुआ था, जैसे जिसे चोरी से सूंघ रहा हो। वही काला पत्थर जो कौ के कर्व के साथ बाहर निकल रहे थे। यहाँ तक कि शोर लाइन की शक्ल भी फेमिलियर लग रही थी, जैसे हम स्पेस की बजाय टाइम में घूम गए हों। जॉन ने पूरा चक्कर लगाया, पेड़ों और किनारे, और फिर पानी का स्कैन किया। हम कहीं नहीं गए, उसने कहा। उसकी आवाज़ गुस्से वाली नहीं थी, वो हारी हुई लग रही थी। एली समुंदर को आंखें छोड़ करके देख रहा था। उसका चेहरा खस गया था। हमने रो किया था, हमने आइलैंड देखा था, हम चले थे। उसने ऐसा नहीं कहा जैसे वो गिव कर रहा हो। उसने ऐसा कहा जैसे वो अपने आप को याद दिला रहा हो या फिर कोशिश कर रहा हो। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। हमने चलना शुरू किया, शुरू में धीरे धीरे। अभी भी उसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे। यह बीच बिल्कुल हमारे अपने बीच जैसा दिख रहा था, पर वो नहीं था। पत्थर थोड़े ज़्यादा शार्प थे, ढलान थोड़ा अलग एंगल पर और ऊपर जा रहे थे, और पेड़ों की लाइन पतली थी, और घास का कलर ठीक नहीं था। इतना पास की कंफ्यूज कर दे, इतना अलग कि हमें अलर्ट करे। बीच से जंगल की तरफ एक पतला पाथ था, बस इतना चौड़ा कि हम दो लोग साथ में चल सके। हम में से किसी को याद नहीं था कि वो पाथ वहाँ पहले था। जब हम वहाँ ऊपर चढ़ रहे थे तो हवा अलग थी, भारी और गर्म, जैसे मौसम बिना वार्निंग के बदल गया हो। पेड़ धीरे से झूल रहे थे, पर ढलान पर घास थोड़ी ज़्यादा हिल रही थी। जॉन आगे चला, सैम ठीक उसके पीछे, फिर नेथन, एली और मैं। हम पाथ पर 30 या 40 कदम ही ऊपर गए थे कि नेथन रुक गया। पहले मुझे लगा कि वो बस सांस ले रहा है, पर फिर मैंने देखा कि वो कहाँ देख रहा है। ढलान के ऊपर पहाड़ी को हग कर रही लंबी घास की तरफ। मैंने उसकी नज़र को पीछा किया और मैं फ्रीज हो गया। वो इतनी पास थी, एक बहुत लंबी औरत। वो चल नहीं रही थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, बस घास में खड़ी थी, जैसे हमारा इंतज़ार कर रही हो कि हम उसे देखें। कोई नहीं बोला और कोई भी नहीं हिला। यहाँ तक कि हवा भी ऐसी चल रही थी जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी। उसके आसपास की घास झूल रही थी। उसकी ड्रेस गीली होकर उसकी टांगों से चिपकी हुई थी, पर वो हिली नहीं, सांस नहीं ली। उसके हाथ उसके साइड में सीधे लटके हुए थे, बहुत सीधे, बहुत भारी, जैसे उसे नहीं पता हो कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। वो शायद 10 यार्ड ऊपर खड़ी थी, इतनी पास कि आप देख सके कि उसने अपने आप को गलत तरह से कैरी किया था। उसकी पोस्चर लगभग इंसान जैसी लग रही थी, जैसे किसी ऐसी फिगर को मेमोरी दे ड्रॉ किया गया हो जिसने असल में कभी इंसान को देखा ही ना हो। तब मुझे समझ में आया कि मेरे दिमाग में क्या अटका हुआ था। उसके आसपास हर चीज़ मूव कर रही थी, पर वो नहीं, एक छोटा सा ट्विच भी नहीं। तुम्हें वो दिख रही है? एली की आवाज़ हल्की सी थी, खस गई थी, जैसे उसे नहीं पता था कि वो हमें बोल रहा था या अपने आप को। ज़रूर हमें वो दिख रही थी। हम में से किसी ने आंखें नहीं झपकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आंखें झपकाने से कोई इनविजिबल बैरियर टूट जाएगा और वो पास आ जाएगी। फिर वो मुस्कुराई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे पेट में क्यों मरोड़ उठी। वो कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, वो कोई मॉन्ट्रस नहीं थी, वो बस सबटल थी, बस गलत। उसका मुंह उस चीज़ में खींचा जो एक स्माइल होनी चाहिए थी, पर शक्ल ऑफ थी। कॉर्नर्स ऊपर की जगह नीचे खींचे हुए थे, जैसे किसी ने उसे मेमोरी से कॉपी करने की कोशिश की हो और वो जियोमेट्री गलत हो गई हो। पर उसका बाकी चेहरा, वो हिस्से जो मूव करने चाहिए थे जब आप मुस्कुराते हैं, तो परफेक्ट थे। गाल उठे हुए थे, उसकी आंखों के आसपास की स्किन सिकुड़ गई थी। वो मिसमैच किसी भी चीज़ से ज़्यादा बुरा था। उसकी आंखें काइंड थी, सच में काइंड, ठंडी नहीं, दूर नहीं। वो हमें ऐसे देख रही थी जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है।
उसके एक्सप्रेशन में एक गर्मी थी और ये मेरे स्किन को ऐसा हिला रही थी जैसे मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर मुझे तब पता होता कि मैं उस औरत के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या जानता हूँ, तो मैं मुड़कर वापस पानी में तैर जाता। मैं शार्क के साथ चांस ले लेता, वो भी खुशी खुशी। उसने अपना हाथ उठाया। मोशन धीमा था, अननेचुरल, जैसे उसके जॉइंट्स उसके नहीं थे। उसका हाथ उठा जब तक एक लंबी सख्त उंगली सीधी हमारे तरफ पॉइंट नहीं की। हम चिल्लाए नहीं, हम भागे भी नहीं, हम बस पीछे हटने लगे। केयरफुल थे कि हम मुड़े नहीं, जैसे हमने सोचा कि उसका सामना ना करने से बातें और ख़राब हो जाएंगी। सैम जॉन से टकराया, जिसने धीमे से गाली दी। वो तुम्हें क्यों पॉइंट कर रही है? सैम ने बहुत धीरे से पूछा। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मैं उसकी उंगली को देखता रहा। कुछ ऑफ लगा था, एंगल वो बिल्कुल ठीक नहीं था। एली आंखें छूट करके आधा कदम आगे बढ़ा। रुको, उसने धीमे से कहा। मुझे नहीं लगता वो हमें पॉइंट कर रही है। मैंने उसकी उंगली से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो सही था, उसकी आंखें हम पर नहीं थी। वो हमारे सिरों से ठीक ऊपर पॉइंट कर रही थी। उसके हाथ हवा में एक सीधी लाइन में काटा। हमारे तरफ नहीं थी, पर हमारे ऊपर थी। तब मुझे ये महसूस हुआ, मेरे पेट में वो धीमा खिंचाव, वो फीलिंग कि मेरे पीछे कुछ था। हम मुड़ गए एक साथ और देखा कि 5 लोग हमारे पीछे जंगल में खड़े थे, पाथ के बिल्कुल आगे, पेड़ों के आधे छांव में। छुपे नहीं थे, बस इंतजार कर रहे थे। वो बिल्कुल हमारे तरह दिख रहे थे। वही वेट, वही बाल, वही बोरी, पर वो वैसे तरीकों से गलत थे जो आप पहले नोटिस करते। कपड़े मिरर्ड थे, बटन्स गलत साइड पर, शू लेस ऐसे बंधे हुए जो सामने नहीं आ रहे थे। नीथन के डबल की साइड पर एक छेद था, पर ऑपोजिट साइड पर एली का डबल हाथ बंद करके खड़ा था, जैसे वो हमेशा नर्वस होने पर करता था। एस्पेक्ट के हाथ उल्टे थे, लेफ्ट जहाँ राइट होना चाहिए था। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, परफेक्टली प्लेस्ड, अलाइंड, जैसे स्टोरफॉन्ट में सजाए गए पत्थर हों। हम नहीं बोले, वो भी नहीं, बस घूर रहे थे, एक्सप्रेशन लेस, जैसे किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हों। मैंने बिना सोचे एकदम पीछे लिया। पत्तियों के नीचे चुरमुर की आवाज़ बहुत तेज लगी। हवा बदल गई थी, ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा अंधेरी नहीं, बस गलत, जैसे जिन रूल पर हमें भरोसा था वो शांति से अप्लाई होना बंद हो गया था। मैंने एक नज़र उस औरत पे डाली। वो अब भी वहीं थी। अब वो पॉइंट नहीं कर रही थी, उसका बॉडी 1 इंच भी नहीं हिला, पर उसका सिर आगे बढ़ रहा था। सिर्फ उसका सिर टेढ़ा हो रहा था, हमारी तरफ खींच रहा था, जैसे उसे रील किया जा रहा हो। उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा खींच गई थी। स्किन के नीचे की हड्डियाँ दिख रही थी, जो मुड़ने के लिए बहुत टाइट लग रही थी, जैसे वो बिना कदम उठाए फासला कम करने की कोशिश कर रही हो, जैसे वो चेहरे से हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। वो हमें उसी उल्टी स्माइल से घूर रही थी। मुंह एक ऐसी शक्ल में झुका हुआ था जिसे दुख को भी कभी नहीं लेना चाहिए, और वो गरम, इम्पॉसिबल तरह से गरम काइंड आंखें, वो कॉन्ट्राडिक्शन, वो दुख जो खुशी में बदल गया था, उसके चेहरे पर ऐसे बैठ गया था जैसे वो हमेशा से वहीं था। उसकी आंखें अब हमारी तरफ थी, वो डबल्स की तरफ नहीं, पर मैं उसके अटेंशन का आवाज़ अपने सीने पे महसूस कर सकता था। एली ने एक आवाज़ निकाली, एक तेज कांपती हुई सांस जो उसकी सिसकी में बदल गई, तेज और अनकंट्रोल। बस इतना ही काफ़ी था। उसका बॉडी नहीं हिला, उसका चेहरा नहीं बदला, उसने बस अपना मुंह खोला और चिल्लाई। वो इंसान जैसा नहीं लगा, वो ऐसी चीज़ जैसे नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। वो धीमे से शुरू हुआ, जैसे एक दबाव में जहाँ की गूंज, फिर वो किसी तेज और मेटेलिक चीज़ में बदल गई, जैसे जंग लगा मेटल पानी में नीचे पलट गया हो। पिच उतनी ऊपर चढ़ गई जितनी एक इंसान को पैदा नहीं करनी चाहिए। हम तुरंत ज़मीन पर गिर गए, हाथ कानों पर। आवाज़ सिर्फ तेज नहीं थी, वो हमारे अंदर थी, हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में, हमारे सिरों में। सैम कुछ चिल्ला रहा था,
मैं बस उसकी आवाज़ सुन पा रहा था और फिर वो रुक गई। वो फेड नहीं, कोई इको नहीं, बस गायब। उसके बाद की खामोशी इतनी तेज से टकराई, मेरी सुनने की शक्ति धीमी हो गई थी, जैसे मैं पानी के नीचे रहा हूँ। कुछ सेकंड के लिए मैं सिर्फ अपनी सांस सुन पा रहा था, तेज और अनसेवन। जब मैं ऊपर देखा वो गायब थी और वो दूसरे जो हमारी तरह दिखते थे वो भी गायब थे, बिना कोई निशान छोड़ के गायब हो गए, जैसे वो कभी वहाँ थे ही नहीं। मुझे वापस जाना है, एली ने हमारे पीछे से कहा। उसकी आवाज़ आधे रास्ते ही टूट गई। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें जाना होगा। हम में से किसी ने जवाब नहीं दिया। हमारे पास इन सब के लिए कोई प्लान नहीं था, और तो और हमें यह भी नहीं पता था कि यह सब था क्या। मुझे लगता है हम घर में, नेथन ने धीमे से कहा, पर वो गलत लगा। किसी ने भी एग्री नहीं किया, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि ये जगह जो भी थी यह सिर्फ घर जैसी दिख रही थी। और अब उसे पता चल गया था कि हम यहाँ हैं। हमारे पास बोट नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर हम अंदर की तरफ बढ़ गए। इस बारे में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं, बस एक साथ अंडरस्टैंडिंग कि जहाँ हम थे वहाँ रुकना इस आइलैंड के अंदर जाने से ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। हमें नहीं पता था कि हम क्या ढूंढ रहे थे, शायद शेल्टर या फिर शायद समाज, पर कुछ नहीं करना ऐसा लग रहा था जैसे जो भी नेक्स्ट आएगा उसे बुलाना हो। जंगल ने हमें जल्दी से निकाल लिया। वो पाथ जो मिनट पहले हमारे पीछे था वो वहाँ ब्रश और चाल के दीवार के पीछे गायब हो गया। हम जितना गहरे गए हर चीज़ उतनी अजीब हो गई। पेड़ गलत थे, ज़्यादा ऑब्वियस तरीके से नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो अभी आए हुए इंसानों को चिल्लाने पर मजबूर कर दे, पर हम पेड़ों को जानते थे। हम उन पर चढ़कर, उनकर काट कर, टूटे हुए पेड़ों की रिंग्स गिनकर हम बड़े हुए थे। और ये कॉपीज जैसे लग रहे थे, नकली, जैसे किसी ने उन्हें मेमोरी से दोबारा बनाने की कोशिश की हो और प्रॉपर्टीज गलत कर दी हो। बहुत सारी गांठें शाखाएं की जो ट्रंक की तरफ वापस मुड़ रही थी, शाल जो गीले कपड़े की तरह लग रही थी। आपका हाथ जब उनके पास से गुजरता था, जमीन नरम थी, पर काई या पत्तियों से नहीं, वो ढीली लग रही थी, जैसे कुछ हाल ही में नीचे से हिला हो। हवा में आयरन और सीलन की स्मेल और कुछ मीठा जंगल में सड़ने की बू आ रही थी। आखिर में हमने एक क्लियरिंग ढूंढ ली जो फिशिंग बोट से ज़्यादा चौड़ा नहीं था। एक गिरा हुआ पेड़ बीच में 2 हिस्सों में बटा हुआ था, आधा उखड़ गया था। उसकी टंग पर गड़ी हुई हरी काई रंगों की तरह रंग रही थी। जॉन उस पर बैठ गया, हाथ घुटनों पर थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह क्या बकवास है, उसने पूछा। किसी के पास भी ये जवाब नहीं था। सैम फिर भी घूम रहा था, अपने बालों में हाथ बार बार लहला रहा था। एली एक पेड़ की तरफ पीठ करके खड़ा था, आंखें ब्रश को कैन कर रही थी, जैसे वो औरत या कुछ और किसी भी वक्त उसमें से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा हो। तब हमने वो सुना, एक क्लिक, सॉफ्ट, मैकेनिकल, अजीब, एक ब्रांच टूटने या हवा बदलने की आवाज़ नहीं, पर एक लैच के उठने की एक आवाज़। एक दरवाज़ा जंगल में हमारे आगे कहीं खुल रहा था। हम में से किसी ने उस तरफ बढ़ने को नहीं कहा, पर हम गए। किसी ने वापस मुड़ने का सजेशन नहीं दिया। किसी ने नहीं पूछा कि क्या हम श्योर हैं, शायद क्योंकि उसे ज़ोर से बोलना उसे रियल बना देता, या शायद क्योंकि वो आवाज़, उसकी शांत मेटालिक कर्टेनिटी एक खींचे हुए धागे जैसे महसूस हुई, और हम उसके पीछे जाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। जैसे हम आगे बढ़े, जंगल घना नहीं हुआ, वो और अंधेरा हो गया। पेड़ों से फिल्टर हो रही रोशनी ने अपनी तेजी खो दी। सिर्फ छाया नहीं, जैसे सूरज की रोशनी खुद ही धीमी होने लगी थी। शाखों तक पहुंचने से पहले हवा फिर से दबाव डाल रही थी। तेज नहीं, जैसे बीच पर थी, भारी, जैसे कुछ देखने वाला सांस लेना शुरू हो गया। आखिर में पेड़ एक क्लियरिंग में टूट गए। यहाँ घास छोटी थी, पीली और सूखी, पैरों के नीचे चुरमुर कर रही थी, और उनके बीच में घर खड़े थे। हम में से पहले कोई नहीं बोला। वो
टूटा फूटा या खंडर नहीं था, बस पुराना वेदर बोर्ड, सूरज से फीका पड़ चुका पेंट, एक छोटा पोर्च हल्का सा एक साइड तरफ झुका हुआ था और छत बीच में टूटी धंस गई थी, जैसे कभी उस पर कुछ भारी बैठा हो। वो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई अभी भी रहता हो। हम धीरे धीरे पास गए, कॉन्शियस और क्यूरियस नहीं। उसके बारे में कुछ ऐसा था जैसे हमारे कदमों और धीमे कर दिया बिना हम बात किए। मैं खिड़कियों को स्कैन कर रहा था, आधा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा होगा, देख रहा होगा। नेथन बाकियों से पहले रुक गया। उसने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया, फिर पहुंच से कॉर्नर की तरफ पॉइंट किया। मेरे डैड ने ऐसा ही पोस्ट बनाया था। उसने धीमे से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूछा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ कदम और पास चला गया, दरवाजे के आसपास के फ्रेम को आंखें छोड़ करके देखा, फिर खिड़कियों के नीचे की लकड़ी को देखा। ये हमारा घर जैसा ही है, उसने कहा। यह सेम नहीं है पर क्लोज है। वो पोर्च पर चढ़ गया। हम पीछे गए हिचकिचाते हुए। हम में से कोई उस जगह पे पास नहीं होना चाहता था, पर कोई नीथन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दरवाज़ा पहले ही थोड़ा खुला हुआ था, बस कुछ इंचेस। नीथन फिर भी हिचकिचाया, जैसे कुछ बाहर निकल के उसे बंद कर दे। ऐसा नहीं हुआ तो उसने पूरा खोल दिया। सबसे पहले स्मेल आई, बस बासी हवा और पुरानी लकड़ी, जैसे एक कमरा जिसे बहुत ज़्यादा टाइम से खोला नहीं गया हो। ऐसी जगह जहाँ धूल तैरती नहीं है, वो बस दीवारों में बैठ जाती हैं। वो बाहर से छोटा लग रहा था, पर अंदर से बहुत ज़्यादा गहरा महसूस हुआ। जितना होना चाहिए था उससे बड़ा, जैसे दीवारों को गलत होने के लिए उसे थोड़ा खींचा गया हो। अंदर रोशनी धीमी और ऑरेंज टिंटेड थी, जैसे वो गलत तरह के ग्लास से फिल्टर हो रही हो। हालवे पतला था, एक तरफ कॉट रैक और फ्लोर पर हल्का निशान। एक चेयर जो कॉर्नर में थी, जो फेमिलियर लग रही थी, हालांकि मैं बता नहीं सकता था क्यों। नीथन पहले अंदर गया, हम धीरे से पीछे किए। नीथन शांत था, वो दीवार पर फोटोज देख रहा था। वो उसका फैमिली की थी, उसका पेरेंट्स, उसकी बहन, वो। पर हर चीज़ उल्टा थी। उसकी डैड की घड़ी गलत कलाई पे थी, उसकी बहन के बदमाग साइड बदल चुका था। मुस्कान पहले नॉर्मल लगी, जब तक अपुन ने बहुत देर तक गौर नहीं किया। बहुत सिमेट्रिकल, बहुत चौड़ा। राइट साइड पर एक दरवाज़ा लिविंग रूम की तरफ जा रहा था, मिरर्ड हमारे आइलैंड पर। नीथन का लिविंग रूम लेफ्ट की तरफ जब अंदर जाते थे, यहाँ वो उल्टा था। सिर्फ लेआउट नहीं, हर चीज़। फर्नीचर उसकी तरह का था, आइडेंटिकल नहीं पर क्लोज। वही कलर्स, वही घिसने की निशान। दीवार पर एक घड़ी आधी बीट धीरे चल रही थी, जितने उसे चलना चाहिए था। ऊपर के पेंटिंग में एक लैंडस्केप था जिसे हम सब पहचानते थे। एक्सपेक्ट की नदी गलत डायरेक्शन में बह रही थी। मुझे जाना है, एली ने मेरे पीछे कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से आ रही थी। हम में से किसी ने जवाब नहीं दिया। हम बस देखते रहे। कमरे ने हमें पकड़ रखा था, फिजिकली नहीं, पर उस तरीके से जैसे एक नाइटमेयर करता है, जहाँ हवा घनी महसूस होती है और पीछे हटने की चीज़ को जगा सकता है। हम फ्रीज नहीं थे, बस धीमे, केयरफुल। जॉन बुक शेल्फ को देख रहा था, एली फायरप्लेस के पास मंडरा रहा था। मैं दीवार के पास खड़ा था, घड़ी के सेकंड हैंड को हर टिक के साथ हिचकते हुए देख रहा था। सैम ऊपर की पेंटिंग की तरफ बढ़ा, उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसको झपकने की उम्मीद कर रहा हो। कोई कुछ नहीं बोला। हम सब बहुत गहरे में थे, कॉर्नर्स स्कैन कर रहे थे, हर एक गलत छोटी छोटी गलत डिटेल्स को स्टडी कर रहे थे। यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि यह जगह क्या है। फिर सैम मुड़ गया, उसका माथा सिकुड़ गया। नीथन कहाँ है? हर सिर मुड़ गया। वो वहाँ नहीं था। उसने कोई आवाज़ नहीं की थी, कोई फुटस्टेप नहीं, कोई दरवाज़ा क्रैक नहीं। वो बिल्कुल हवा की तरह गायब हो गया था। हमने घर तेजी से ढूंढा, कमरे दर कमरे भाग रहे थे, जो तेज नहीं, बस चलसी महसूस हुआ, जैसे हमारी घबराहट शोर नहीं मचा रही थी पर रुक नहीं सकती थी। ज़्यादा जगह नहीं थी जहाँ वो जा सकता था। हालवे, एक छोटी किचन, एक सीढ़ियाँ और एक पतले ब्लैक रूम की तरफ जा रहा था जहाँ लॉक लगा था। जॉन ने हैंडल ट्राई किया
और वो देखा कि वो हिलेगा नहीं। क्रैक के नीचे कोई लाइट नहीं, ऊपर से अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सैम 2-2 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भागा, एली और मैं बिल्कुल पीछे। वो हमारे नीचे नॉर्मल सीढ़ियों की तरह क्रैक कर रही थी। कुछ थिएटिकल नहीं, कुछ ड्रामाटिक नहीं, पर लकड़ी से आने वाली वो गूंज बहुत तेज महसूस हुई, जैसे घर जवाब दे रहा हो। ऊपर 2 बेडरूम थे, एक खाली था, बेड फ्रेम और एक खिड़की जो कील से बंद थी, एक शीशा जिसका कॉर्नर पर टूटा हुआ था और फोटोज, नीथन के फैमिली का अलग वर्जन। इस बार कुछ फ्रेम से चेहरे गायब थे, ब्लर हो गए थे, इतने अंधेरे थे कि दिख नहीं रहे थे, पर नीथन नहीं था। जब हम नीचे पहुंचे, जॉन वहां नहीं था। हमने उसे ठीक बाहर ढूंढा, पौध से कुछ कदम दूर हाथ बढ़ाते हुए। मैंने घर के आसपास भी चेक किया। उसने कहा मैं नहीं दिख रहा था क्या? वो यहाँ नहीं है। हम वहाँ खड़े थे, हम दोनों कमरों घर की तरफ देखते हुए, जैसे कुछ वापस कर देंगे। खुला दरवाज़ा हमारे सामने फैल गया, ठंडी हवा बाहर निकल रही थी, जैसे वो इस जगह की नहीं थी। सैम ने मेरी तरफ देखा, क्या हम अंदर वापस जाएंगे? किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर फुटस्टेप अंदर से धीमे मापे हुए पास आते हुए। पोर्च क्रैक किया। नीथन दरवाजे में आकर खड़ा हो गया, बस वहाँ खड़ा था जैसे वो कभी गया ही नहीं था। उसका चेहरा खाली था, उसकी शर्ट गीली थी। हम में से कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक हाथ फ्रेम को छुआ जैसे वो उसे पकड़े हुए हो। वो रेस्टेड लग रहा था, शांत। उसके कपड़े वहीं थे पर फिट ऑफ लग रहे थे, जैसे वो उसके वजन के थे, जो थोड़े छोटे थे या अलग तरह से बना हुआ था। उसने आंखें झपकी, हमने आंखें छोटी करके देखा, फिर फ्रॉन किया परेशान होकर। क्या हुआ? उसने कहा, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? एली सबसे पहले बोला, तुम कहाँ थे? नीथन ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कहाँ ऊपर था? हमने ऊपर चेक किया था, मैंने कहा, हर कमरा। नीथन ने एक एक करके हम सबको देखा। उसका चेहरा पहले खाली था, पर फिर कुछ हिला, एक स्माइल की झलक जो बहुत तेज आई और चली गई। मैंने तुम्हें देखा था, उसने कहा रेलिंग से। तुम हॉल में थे, तुम बस चले गए। यह समझ नहीं आया। तुमने हर कमरे में ढूंढा था, वो वहाँ नहीं था। किसी ने उसे नहीं देखा था, और वो शोर जो हमने मचाया था उसे मिस करना इम्पॉसिबल था। मैं उसके हाथों को देख रहा था। नीथन हमेशा अपना अंगूठा अपनी उंगली से रगड़ता था जब वो नर्वस होता था। एक छोटा टिक अनकॉन्शियस इस नीथन के हाथ में शांत थे, रिलैक्स। उसके साइड में वो पहुंच से नीचे उतरा। हम में से कोई नहीं हिला। क्या हम चल रहे हैं? उसने पूछा। वही आवाज़, वही चेहरा, पर रिदम एक बीट ऑफ। बहुत शांत और बहुत स्मूथ तरीके से बोला। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। हम बस घूर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कुछ गलत ट्वीच दिखे। मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर मैं शब्द नहीं बना पाया, सही शब्द नहीं, कम से कम। हम बस चलना शुरू कर दिए, तेज, डिटरमाइनेड। पूरी तरह से भाग नहीं रहे थे, पर अब रुकने को तैयार नहीं थे। आसमान तेजी से धीमा हो रहा था, जंगल का रंग गहरा हो रहा था, और हमारे आसपास हर चीज़ ऐसी खामोशी से दबाव डाल रही थी जो रुकने से ज़्यादा देखने जैसी महसूस हो रही थी। जॉन आगे चला, सैम मेरे बगल में रहा, एली और नीथन मेरे पीछे चले, थोड़ा धीरे। शुरू में ज़्यादा दूर नहीं थे, हम लगभग बीच तक पहुँचे ही थे कि हम पर वो पड़ा। एक आवाज़ हमारे पीछे फट गई, करकेस ओंची, जैसे एक गला पहली बार बोलने की कोशिश कर रहा हो और अपने आप को फाड़ रहा हो। शब्द की शक्ल थी, पर आवाज़ उसे कैसे पकड़ना है वो नहीं जानती थी। हम फ्रीज हो गए। हम में से पीछे किसी ने नहीं देखा। भागो, जॉन ने फ्रेमली कहा। बस यही था। तो हम भागे। शाखाओं ने हमारे हाथों को मारा, जड़ों ने हमारे पैरों को पकड़ा। पात एक से ज़्यादा गार गलत मुड़ गए और हर पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे हम पहले ही पार कर चुके थे, पर हम आगे बढ़ते रहे, कस रहे जंगल से आगे बढ़ते रहे, जब तक हम पेड़ आखिर में दोबारा नहीं टूट गए और हमने उसे नहीं देखा। डॉक बिगड़ा और टेढ़ा, बिल्कुल आखिरी छोर पर आधा डूबा हुआ। एक बोट उसे बांधी हुई थी, वो नहीं जो हमने ली थी, पर कुछ ज़्यादा पुराना, ज़्यादा पतला, अभी भी तैर रहा था।
हम बोट्स के ठीक बगल में रोड के किनारे पर रुके और मुड़ गए। मैंने चेक किया कि हर कोई हमारे साथ था। एली नहीं था। मैंने क्लियरिंग को देखा। एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पीछे से दौड़ता हुआ आएगा, गाली देगा या हाँफ रहा होगा, पर पाथ का मोड़ खाली था। हम इंतजार कर रहे थे। कुछ और सेकंड गुजर गए, फिर हमने वो सुना। एक चीख, रगड़ और तेज, पेड़ों में गूंज रही थी, जैसे वो किसी आवाज़ की नहीं थी पर किसी टूटी हुई चीज की थी। शब्द नहीं, बस दर्द। जॉन पहले हिला। वो बोट से दूर चला गया, फिर एक जंगल की तरफ, और तब वो दिखी। वो क्लियरिंग के मोड़ से धीरे धीरे बाहर आई, दिखने लगी। उसकी बाहों में एली था। वो अभी भी चिल्ला रहा था। उसका बॉडी अकड़ रहा था, टांगे किक कर रही थी, हाथ उसके शोल्डर को खरोच रहा था। उसने स्ट्रगल नहीं किया, उसने नोटिस भी नहीं किया, ऐसा लगा। उसकी बाहें उसके आसपास लिपटी हुई थी, उसे अपने सीने से खींच रही थी, जैसे एक माँ बच्चे को टंट्रूम के बीच समेट कर रखी हो। उसका चेहरा हम पर फिक्स था, एली पर नहीं, जंगल पर नहीं, बस हम पर। उसकी आंखें हमारी आंखों से कभी नहीं हटी, जैसे वो चाहती थी हम सब देखें, और हमने देखा। वहीं नीचे की तरफ मुस्कान ने उसके मुंह से एक गहरी खींची हुई कौ में काट दिया। ऐसा लगा जैसे एक्सप्रेशन को उसकी फेस में तार से स्क्रपल किया गया हो, टाइट और गलत खींचा गया हो। पर उसकी आंखों ने अलग कहानी बताई, नरम, शीशे जैसी, गर्मी से भारी, जैसे वो कुछ खूबसूरत होते हुए देख रही हो। जैसे उसने एली को और जोर से पकड़ा, उसके होंठ हल्के से कांपने लगा, जैसे शक्ल को मेंटेन करना मुश्किल हो। उसके गाल ट्वीच हुए, जैसे वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि फ्राउन करे या हंसे। वो जेंटल होने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि हमें पता चले। एली जोर से चिल्ला रहा था, पर वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो दर्द था असली दर्द। वो दर्द था इंसान जैसा लगना बंद कर देना है। उसके हाथ उसके शोल्डर को धक्का दे रहे थे, खरोच रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, कुछ भी नहीं फर्क डाल सके। उसकी टांगे जोर से किक कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी जाल में एक जानवर की तरह फड़फड़ा रही थी। उसके बूट की एड़ियों ने मुश्किल से ढोल को रगड़ा जब उसने ऊपर पकड़ा गया था, और फिर भी वो हमें देख रही थी, जैसे हम वो थे जिन्हें वो पकड़े हुए थी। सैम ने एक आवाज निकाली, आधा सिसकी, आधा गीली, और आगे बढ़ा। जॉन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम नहीं कर सकते, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज टूट गई, हम नहीं कर सकते। पर हम सब ने फिर भी एक कदम लिया। मैंने लिया। मैंने अपने पैर को चलाने से पहले महसूस किया जैसे मेरे अंदर कुछ खड़े होकर देख नहीं सकता था। फिर एली दोबारा चिल्लाया, इस बार और जोर से, ऊंचा और हड्डियों तक दर्दनाक, किनारों पर करकराहट, ऐसी आवाज जो आपको गला जला देती है। वो किक कर रहा था, कोशिश कर रहा था। वो नहीं हिली, अपनी पकड़ को अचानक तेज नहीं किया। वो हिंसा नहीं थी, वो दबाव था, स्टेडी, कंट्रोल्ड, जैसे वो उसे शांत कर रही हो, हर हड्डी को एक एक करके शांत कर रही हो। उसके दर्द की चीखें एक घुटने टूटे हुए सांस की तरह खुल गई, जैसे उसकी आवाज़ भी हिम्मत करके हार रही हो। फिर हमने वो सुना, एक छोटा क्रैक, शब्दल शांत, जैसे एक मोटी शंख पैरों से नीचे टूट गई हो। एली उसकी बाहों में एक बार झटका, फिर रुक गया। उसका सिर उसके शोल्डर पर लटक गया, उसका हाथ उसकी साइड में लटक रहा था, लड़ाई से खाली। उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वो उसे वहीं पकड़े रही, अब भी हमें देख रही थी। उसकी आंखें हमारी आंखों पर लॉक्ड थी, जैसे वो देखना चाहती हो हम आगे अब क्या करेंगे। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर धीमे अर्थियों से चक्कर लगा रही थी, जैसे वो उसे सुला रही हो। जॉन पहले पीछे हटा, फिर सैम। मैंने पीछा किया। मैंने सोचा भी नहीं, मैं बस चलता गया। जब हमने उसे पानी में खींचा तो बोट चट्टानों से रगड़ गई। नेथन नहीं बोला था। मैंने उसे एक बार देखा, सिर्फ एक बार। मैं काश नहीं देखता। वो रो नहीं रहा था, जोर से सांस नहीं ले रहा था। वो पूरी तरह शांत से खड़ा था, उसे देख रहा था, और उसके मुंह पर कॉर्नर पर कुछ छोटे और नरम था। मुस्कुराने की कोशिश, बस इतना कि दिख जाए, बस इतना कि गलत हो। हम बोट में चढ़ गए, आगे बढ़ गए। मेरे अलावा किसी ने पीछे नहीं देखा। वो अब भी पैरों के किनारों पर खड़ी थी। एली का बॉडी उसके सीने के खिलाफ नरम था। एक बन उसके आसपास लिपटी हुई थी, जैसे वो उसकी हो, और दूसरी धीरे से उठी। उसने हाथ हिलाया। हम पानी पर नहीं बोले,
हमने किसी ने शुरू में ओर्स को नहीं छुआ। जेवर ने हमें आहिस्ता से खींचा, जैसे समुद्र खुद ही लड़ने के लिए बहुत थक गया हो। सूरज लगभग होराइजन के नीचे छिप चुका था, हर चीज को उस अजीब कॉपर लाइट में डाल रहा था जो दुनिया को अनरियल महसूस करवाती है, जैसे आप उसकी आंखों की बजाय मेमोरी से देख रहे हों। जॉन में आखिर ने एक और ली, सैम ने दूसरी। मैं बीच में बैठा रहा, हाथ घुटनों के आसपास लॉक थे, अपने पीछे बनते रिपल पैटर्न को घूर रहा था। मुझे याद नहीं कि हमने मिरर्ड आइलैंड को कब खो दिया। मुझे बस वो मोमेंट याद है जब असली आइलैंड नजर आया, वही आइलैंड जिसे हमने छोड़ दिया था, वही घर, वही पहाड़ियाँ, वही डॉक्स। पर हम पूरे वापस नहीं आए। हम में से एक मर चुका था और हम में से एक गलत वापस आया। किनारे पर भीड़ थी, विलेज के लोग, पेरेंट्स, कुछ बड़े भी। एक दादी जिसके हाथ टाइट बांधे हुए थे, वो चिल्ला नहीं रहे थे या तेजी से चल नहीं रहा था या होराइजन को स्कैन नहीं कर रहे थे। वो बस वहाँ खड़े थे जैसे वो इंतजार कर रहे हों। बोट रेड से रगड़ गई, हाथ बाहर निकाले। मेरे फादर, सैम की मदर, जॉन के अंकल, उन्होंने हमें बिना एक शब्द कहे बाहर निकाला। मैंने मदद की। उनकी आंखें चेहरे दर चेहरे चमक रही थी, काउंटिंग कर रही थी। जब उन्हें एली नहीं मिला, किसी ने जोर से नहीं कहा, उन्होंने बस जान लिया। उसकी माँ रोने लगी, शुरू में धीमे, फिर तेज और कांपते हुए। उसके फादर उसके पीछे खड़े थे, बिना हिले, होराइजन को घूरते रहते, जैसे वो अभी भी अपने बेटे को दिखने के लिए उम्मीद में कर रहे हों। एक ओल्डर विलेजर, शायद प्रीस्ट, शायद बस कोई जिसने ये पहले भी किया था, उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे प्यार से दूर ले गया। उसने रेसिस्ट नहीं कहा, उसे बस अपने आप को ले जाने दिया। ऐसे चल रही हो जैसे वो कागज की बनी हो। किसी ने नीथन की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने किनारे पर खींचा, शांत और सच समझकर। उसकी माँ अगले ही पल आगे बढ़ी, अपनी बाहें उसके आसपास फेंक दी, उसे इतनी जोर से पकड़ा कि दर्दनाक लगा। वो भी रो रही थी, पर यह अलग था। उसके हाथ उसके शर्ट के पीछे मुड़ गए, पर उसका चेहरा तन गया, जैसे वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हो। यह सच में वो था, जैसे वो पहले ही जान चुकी थी कि उसे फिर से छोड़ना पड़ेगा। नीथन ने शुरू में उसे पहले हग नहीं किया। वो एक सेकंड के लिए सख्त खड़ा रहा, फिर धीरे से उसने अपनी बाहें उसके आसपास लपेट ली। जब वो उसे देखने के लिए पीछे हटी, उसके चेहरे पर कुछ बदला। उसके हाथ उसके शोल्डर पर रहे, पर उसकी उंगलियां सख्त हो गई थी। उसकी आंखें ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे वो पहचान नहीं पा रही हो कि वो क्या पकड़े हुए थी। नीथन मुस्कुराया, तुम मुझे ऐसे पकड़ रही हो जैसे मैं मर गया हूँ। उसकी आवाज़ लगभग प्लेफुल थी, लगभग। उसने एक छोटा सा हंसी भरा, शांत और पलटा, जैसे उसने नहीं पता था कि जोक समझ गई हो। वो बहुत प्रैक्टिस था, बहुत तेज से शुरू हुआ और बहुत तेज से ख़त्म हुआ। हवा में लटक गया, जैसे उसे नहीं पता था कि वो कब रुकना है। उसकी मुस्कान वहीं रही, पर वो ठीक से नहीं बैठी। उसके मुंह के कॉर्नर ऊपर की बजाय नीचे की तरह खींचने लगे। पहले वो ट्विच जैसा लगा, फिर वो चलता रहा और नीचे झुकता गया। एक मुस्कान जो खुशी को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी ज्योमेट्री में फेल हो जा रही थी। उसकी आंखें उसे मैच नहीं कर रही थी। वो भारी शीशे जैसी लग रही थी। वो डर नहीं रहा था, बस हार मान चुका था, जैसे उसके अंदर कुछ समझ गया था कि आगे क्या आने वाला है। लड़ने की कोशिश नहीं की। उसकी माँ ने उसकी बाहें छोड़ दी। वो एक कदम पीछे हटी, एक हाथ ने उसका मुंह देख लिया। उसके पीछे बाकियों ने पहले ही चलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की, उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया। ऐसा लगा जैसे पूरे विलेज ने पहले ही मान लिया था कि क्या होना जरूरी था। कुछ आदमी आगे बढ़े। जॉन ने अंकल सैम के फादर, एक पड़ोसी जिससे मैं नाम से नहीं जानता था। नीथन ने विरोध नहीं किया। उसने क्यों नहीं पूछा। वो बस वहाँ खड़ा रहा, शोल्डर नीचे था। उसकी आंखें अब भी मां पर थी। एक हाथ उसके आस्तीन की तरफ बढ़ा, दूसरा उसकी कॉलर की तरफ। उन्होंने उसे समुंदर की तरफ एस्कॉर्ट किया, जैसे वो उसे पहले भी कर चुके थे। कोई सेरेमनी नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस जवेर आवाज़ और गीली रात पर पैरों की हल्की गूंज। उन्होंने उसे पानी के नीचे पकड़े रखा जब तक लहरें उसे आसपास हिलाना बंद नहीं हो गई।
और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। मैं अभी भी सोचता हूँ कि असली नीथन उस घर में मर गया या हमने उसे वहीं छोड़ दिया जिंदा, हमने झूठ दाते हुए देखते हुए। कभी कभी मुझे लगता है कि जो हमारे साथ वापस आया है वो नाटक नहीं कर रहा था। मुझे लगता है वो सच में यही मानता था कि वो नीथन था। हमने अपने पेरेंट्स से किसी को वापस भेजने के लिए भीख मांगी, एक बोट, एक सर्च पार्टी, कुछ भी, पर वो बस हमें घूरते देखते रहे, जैसे हम बोले ही नहीं थे, जैसे हमने वो नहीं देखा जो हमने देखा था। अगली सुबह तक किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया और अब मुझे लगा कि शायद हम बच गए थे। पर मैं रात को सोता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी आंखों के सामने वो स्माइल की झलक अब भी है और वो बिल्कुल मेरे चेहरे जैसी लगती है। एली मारा गया था और नीथन को भी, और नीथन के साथ जो हुआ वो हम कभी भुला नहीं सकते। तो बस कहानी यहीं तक की थी। अगर आप चाहो तो इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर इस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं डेफिनेटली इसका दूसरा पार्ट ज़रूर लाऊंगा।